हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर। सो लेक्चर शुरू करने से पहले मैं कुछ चीज़ें यहाँ पे क्लियर करना चाहूँगा। कुछ लोग पूछ रहे थे कि ये जो यहाँ पे इंडियन इकोनॉमी की सीरीज़ हमने शुरू करी है, क्या इस चीज़ पे हम रिलाई कर सकते हैं वीएलडब्ल्यू के सिलेबस के लिए? जी हाँ, बिल्कुल आप रिलाई कर सकते हैं क्योंकि वहाँ भी आपका जो है इंडियन इकोनॉमी का पोर्शन पूछा गया है। तो आप इस लेक्चर सीरीज़ पे आराम से रिलाई कर सकते हैं। इसमें हम वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे जो इंडियन इकोनॉमी के अंडर आती हैं। दूसरी क्वेरी ये थी कि ये जो इंडियन इकोनॉमी की सीरीज़ है, क्या ये सफिशिएंट है इंडियन इकोनॉमी के लिए? क्या ये सीरीज़ सफिशिएंट है? हाँ जी, बिल्कुल ये सफिशिएंट। देखो, इसमें जो मैंने ब्रॉड लिस्ट दी है ना टॉपिक्स की, ये सिर्फ़ एक ब्रॉड लिस्ट है। इसके अलावा अगर मुझे लगेगा कि कुछ चीज़ ऐड करने की ज़रूरत है, कुछ और पढ़ने की ज़रूरत है हमें इंडियन इकोनॉमी के लिए, तो हम वो भी पढ़ेंगे। तो उसमें आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं। चलिए फिर आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं। तो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया। हमने देखा था उसको कब बनाया गया था, क्यों बनाया गया था। हमने उसके बाद देखा था प्लानिंग के गोल्स, हमने देखे थे शॉर्ट टर्म गोल्स, लॉन्ग टर्म गोल्स, इनके बीच की क्या डिफरेंस है। हमने देखे थे जो इंडियन प्लानिंग थी उसके लॉन्ग टर्म गोल्स क्या थे। तो आज हम डिस्कस करेंगे शॉर्ट टर्म गोल्स, यानी कि हम देखेंगे जो 5 ईयर प्लान्स बने थे, किस प्लान का क्या गोल था। ठीक है, चलिए ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ 5 ईयर प्लान्स हम पूरा देखेंगे कि जो जो इंपॉर्टेंट होगा प्लान में वो हम देखेंगे। चलिए, पहला प्लान जो था 5 ईयर प्लान वो बना था 1951 में। किस पीरियड के लिए बना था? 1951 से लेके 56 तक के पीरियड के लिए बना था। ये प्लान जो था ये एक इकोनॉमिक मॉडल पे बेस्ड था। कौन से इकोनॉमिक मॉडल पे? हेराडोमर मॉडल पे। ये हेराडोमर मॉडल एक इकोनॉमिक मॉडल है, इसको डिटेल में पढ़ने की आपको कोई ज़रूरत है नहीं। आपको इसका क्रक्स पता होना चाहिए, दैट इज़ इनफ। ठीक है, तो इसका पहला पॉइंट क्या है हेराडोमर मॉडल का? कि जितनी आपकी इकोनॉमी में सेविंग्स बढ़ेंगी उतना आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। ज़्यादा सेविंग्स होंगी आपकी इकोनॉमी में तो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगा। लाइकवाइज आपकी कम सेविंग्स होंगी तो कम इन्वेस्टमेंट होगा। देखिए, जब आपकी सेविंग्स ज़्यादा होंगी, आप बैंक में ज़्यादा पैसा जमा करेंगे, तो इससे क्या होगा? बैंक के पास ज़्यादा फंड्स अवेलेबल होंगे, तो बैंक क्या करेगा? ज़्यादा लोन प्रोवाइड कर पाएगा। ठीक है ना? तो बिजनेस पर्सन जो होंगे उनको ज़्यादा लोन लोन अच्छे तरीके से उनको अवेलेबल होगा। जब उनको लोन मिलेगा तो वो लोन वाले अमाउंट को इन्वेस्ट करेंगे अपने बिजनेस में। उससे क्या होगा? बिजनेस में जब ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट होगा तो उससे आपकी प्रोडक्शन इकोनॉमी में बढ़ेगी। तो आपकी सेविंग से प्रोडक्शन बढ़ गई कैसे? आपने बैंक में किया, बैंक ने बिज़नेसमैन को दिया, बिज़नेसमैन ने इन्वेस्ट किया अपने बिज़नेस में, उससे प्रोडक्शन बढ़ी। तो इस मॉडल का पहला पॉइंट जो है दैट इज़ कि जितनी आपकी सेविंग्स बढ़ेंगी उतना आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। ठीक है? तो दूसरा पॉइंट क्या है इसका? दूसरा पॉइंट है जितना कैपिटल आउटपुट रेशो आपकी इकोनॉमी में कम होगा, उतनी ही आपका जो इन्वेस्टमेंट होगा वो एफिशिएंट होगा। ठीक है ना? यानी कि या आपकी टेक्नोलॉजी उतनी ही एफिशिएंट होगी। सो लो कैपिटल आउटपुट रेशो का मतलब होता है कि इससे ये चीज़ क्या दर्शाता है कि आपकी टेक्नोलॉजी एफिशिएंट है। अब कैसे ये चीज़ दर्शाता है वो हम देखते हैं। पहले देखते हैं कैपिटल आउटपुट रेशो क्या होता है। देखिए जी, क्या इसका अगर आप डेफिनेशन देखेंगे दैट इज कैपिटल पर यूनिट ऑफ आउटपुट। ठीक है ना? कैपिटल पर यूनिट ऑफ आउटपुट। ठीक है? ठीक है, एक आउटपुट के यूनिट को बनाने में आपको कितना कैपिटल लगता है उसको बोलते हैं कैपिटल आउटपुट रेशो। इसको एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करेंगे। आपके पास दो टाइप्स ऑफ टेक्नोलॉजीज हैं। टेक्नोलॉजी ए, नाम रखते हैं इसको टेक्नोलॉजी ए, इसको टेक्नोलॉजी बी। इस टेक्नोलॉजी में अगर आप देखेंगे, आप किसी चीज़ की प्रोडक्शन करेंगे, ठीक है ना? आप कोई चीज़ बना रहे हैं फैक्ट्री में, ठीक है ना? आप चलो मान लीजिए आप टेनिस बॉल बना रहे हैं, ठीक है? तो आपके पास आपको 10 टेनिस बॉल्स बनानी है, ठीक है? तो उसमें आपको फॉर एग्ज़ाम्पल आपको 2 मशीन्स लगती हैं 10 टेनिस बॉल्स बनाने में, ठीक है? ये है हमारे पास एक टेक्नोलॉजी। इस टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करेंगे, हमें 2 मशीन्स की ज़रूरत पड़ती है ताकि हम 10 बॉल्स बना सकें। अब आती है नई टेक्नोलॉजी, ये थोड़ी एडवांस्ड टेक्नोलॉजी है, ठीक है? तो इस टेक्नोलॉजी में क्या होता है, यही 10 बॉल्स बनाने के लिए हमें एक ही मशीन की ज़रूरत पड़ती है। अब बताइए कौन-सी टेक्नोलॉजी आपको लगती है एफिशिएंट? ऑब्वियसली ये वाली, क्योंकि यहाँ पे आपको यही 10 बॉल्स बनाने के लिए एक मशीन की ज़रूरत पड़ती है, जबकि इस वाली टेक्नोलॉजी में 2 मशीन्स की ज़रूरत पड़ती है यही 10 बॉल्स बनाने में। अब देखिए कैपिटल आउटपुट रेशियो को आप यहाँ पे कैसे देखेंगे? यहाँ पे कैपिटल मतलब मशीनरी, कितनी मशीन्स लगी? 2, तो 2 यूनिट्स ऑफ कैपिटल। आउटपुट कितना है? 10 यूनिट्स।
2/10 दैट इज 1/5। तो आपका कैपिटल आउटपुट रेशो 1/5 है, यानी कि 0.2। ठीक है, तो ये आपका क्या है, कैपिटल आउटपुट रेशो इस वाली टेक्नोलॉजी में, यानी कि टेक्नोलॉजी ए में। अब दूसरी टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। यहाँ पे आपने 1 यूनिट ऑफ क्या लिया, कैपिटल, क्योंकि एक मशीन लगी आपको कितने यूनिट्स बनाने के लिए, 10 यूनिट्स बनाने के लिए। तो दिस इज 1/10, वो कितना होता है, 0.1। 0.1, तो ये टेक्नोलॉजी बी में है। तो अब जो कैपिटल आउटपुट रेशो है वो कम कहाँ पे है, यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे 0.1 है, दिस इज लेसर देन दिस। ठीक है ना, तो ये बड़ा है, ये कैपिटल आउटपुट रेशो ज़्यादा है, ये कम है। एफिशिएंट कौन सी टेक्नोलॉजी है, ये, क्योंकि यहाँ पे एक ही मशीन की ज़रूरत पड़ती है 10 बॉल्स बनाने के लिए, यहाँ पे 2 मशीन की ज़रूरत पड़ती है। तो एफिशिएंट टेक्नोलॉजी ये है, और यहाँ पे जो कैपिटल आउटपुट रेशो आपका है कम, यानी कि आपको कम आउटपुट कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है सेम लेवल ऑफ आउटपुट बनाने के लिए। अब आपने देखा कि जिस टेक्नोलॉजी में लो कैपिटल आउटपुट रेशो होता है वो टेक्नोलॉजी ज़्यादा एफिशिएंट होती है, ज़्यादा बेहतर होती है। ठीक है, तो यही था दूसरा पॉइंट किसका, हेराडोमर मॉडल का, कि अ लो कैपिटल आउटपुट रेशो दैट एंश्योर्स एफिशिएंट इन्वेस्टमेंट एंड अ हायर ग्रोथ रेट। ये क्या चीज़ एंश्योर करती है, आपका लो कैपिटल आउटपुट रेशो आपकी एफिशिएंसी ऑफ आपके इन्वेस्टमेंट की एफिशिएंसी दिखाती है। ठीक है ना, इन्वेस्टमेंट यानी कि आप इन्वेस्ट कहाँ करते हैं, कैपिटल में, तो आपकी मशीनरी ज़्यादा बेहतर है, एडवांस्ड है। ठीक है, तो उससे क्या होगा, हायर ग्रोथ रेट होगी। ऑब्वियस सी बात है, जब एफिशिएंट टेक्नोलॉजी होगी, एफिशिएंट इन्वेस्टमेंट आपका होगा, तो उससे आपका ग्रोथ रेट जो होगा वो ज़्यादा होगा। इस प्लान के जो आर्किटेक्ट थे वो कौन थे, के एन राज, ये एक इकोनॉमिस्ट थे। इस प्लान का बड़ा फोकस, जो प्राइम फोकस था, वो किस चीज़ पे था, एग्रीकल्चरल सेक्टर पे, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन बढ़ानी, ये इसका फोकस था। क्योंकि उस टाइम क्या था, आपने देखा कि इंडिपेंडेंस के टाइम पे जो इंडियन इकोनॉमी के सेक्टर्स थे, जो एग्रीकल्चर था, इसका कितना बुरा हाल था। ये बहुत ही अंडर डेवलप्ड सेक्टर था, इसमें प्रोडक्शन उतनी अच्छी नहीं होती थी, सब्सिस्टेंस लेवल के लिए भी काफ़ी नहीं निकलता था इससे। तो इसलिए जो प्लानर्स थे उन्होंने क्या किया कि पहले प्लान में ज़्यादा फोकस किस चीज़ पे दिया, एग्रीकल्चर पे, क्योंकि फूड जो इंडिया को था वो कहाँ से लाना पड़ता था, बाकी कंट्रीज से। इंडिया को जो फूड ग्रेन से वो इंपोर्ट करने पड़ते थे, तो इसलिए फूड में सेल्फ सफिशिएंट बनने के लिए पहले प्लान में एग्रीकल्चर पे फोकस किया गया, इसकी प्रोडक्शन बढ़ाने पे। ठीक है, इसमें जो ग्रोथ रेट, जो जीडीपी ग्रोथ रेट है, वो टारगेट कितनी करी गई थी, 2.1%, यानी कि हम जीडीपी को इस परसेंट से बढ़ाएंगे। लेकिन हासिल कितना किया गया, 3.6%, यानी कि हम कह सकते हैं कि ये प्लान एक सक्सेसफुल प्लान था। ठीक है ना, इसमें सक्सेस हासिल करी गई, क्योंकि 2.1 ही था टारगेट, जबकि हासिल कितना हुआ, 3.6% ग्रोथ, किसमें, जीडीपी में। तो ये प्लान एक सक्सेसफुल प्लान था। ठीक है, इस प्लान का प्राइम फोकस क्या था, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बढ़ाना, ताकि हम फूड में सेल्फ सफिशिएंट हो। ठीक, तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग फर्स्ट 5 ईयर प्लान। पहला, हेराडोमर मॉडल के बेस पे ये प्लान बना था, और उसके 2 पॉइंट्स क्या हैं। और तीसरा, ये भी एक अच्छा पॉइंट है कि ये पूछा जा सकता है एग्जाम में कि इसके आर्किटेक्ट कौन थे, किसने इनका, किन किन इकोनॉमिस्ट्स ने इनका ये जो 5 ईयर प्लान था इसका ड्राफ्ट बनाया था, टारगेट कितना था इसका, और अचीवमेंट कितनी थी। उसके बाद सेकंड 5 ईयर प्लान पे आते हैं। सेकंड 5 ईयर प्लान बना था 1956 से 61 तक के लिए। इस प्लान का दूसरा नाम था नेहरू महलानोबिस प्लान। ये नाम क्यों दिया गया था, नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर थे, और प्राइम मिनिस्टर ही जो हैं वो हेड होते थे किसके, प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया के। और जो ये जो महलानोबिस थे, ये एक जाने माने स्टैटिस्टिशियन थे इंडिया के, और इनका बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा जो सेकंड 5 ईयर प्लान था, इसलिए इसको नेहरू महलानोबिस प्लान भी बोला जाता है। और इस प्लान को इन्हीं के मॉडल पे बनाया गया था, सेकंड प्लान को, किस मॉडल पे, नेहरू महलानोबिस मॉडल पे, इन दो का मॉडल। तो वो मॉडल क्या था, देखिए, इस मॉडल का जो मेन फोकस था दैट वाज डेवलपमेंट ऑफ हैवी एंड बेसिक इंडस्ट्रीज। ठीक है ना, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज बनाना, इस मॉडल का नंबर 1 पॉइंट था। ठीक, तो इसमें कुछ क्या क्या बनाए गए थे इस प्लान के दौरान, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स कुछ इंट्रोड्यूस किए गए थे, कोल प्रोडक्शन वाज इंक्रीज्ड एंड मोर रेल रूट्स वेयर एडेड। तो रेलवे सेक्टर में भी कुछ डेवलपमेंट्स हुई थी, कोल प्रोडक्शन भी बढ़ाई गई थी, और कुछ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स भी बनाए गए थे इस दौरान। दूसरा पॉइंट क्या था, डेवलपमेंट ऑफ अ स्ट्रॉन्ग पब्लिक सेक्टर, एक अच्छा
स्ट्रॉन्ग पब्लिक सेक्टर बनाए। पब्लिक सेक्टर क्या होता है? पब्लिक सेक्टर यानी गवर्नमेंट सेक्टर। गवर्नमेंट के जितने भी सेक्टर्स हैं उनको पब्लिक सेक्टर बोलते हैं। आपका गवर्नमेंट स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल्स आपके हैं, ये भी पब्लिक सेक्टर में आते हैं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, ये भी पब्लिक सेक्टर में आते हैं। रेलवेज़ आपका गवर्नमेंट सेक्टर का ये है, गवर्नमेंट का सेक्टर है, इसको भी पब्लिक सेक्टर बोलेंगे। तो जितने भी गवर्नमेंट के एंटरप्राइजेस हैं या बाकी सेक्टर्स हैं, वो सारे गवर्नमेंट सेक्टर्स होते हैं, ठीक है। तो इस प्लान का दूसरा जो फोकस था वो था कि एक स्ट्रॉन्ग पब्लिक सेक्टर बने ताकि उससे एम्प्लॉयमेंट बढ़े और प्रोडक्शन बढ़े। देखिए, एग्जाम्पल लीजिए रेलवे की। रेलवे एक पब्लिक सेक्टर है, ठीक है ना। अब रेलवे के बढ़ने से एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी, क्योंकि रेलवे के लिए आपको जो है मैन पावर चाहिए होगा, आपको सिक्योरिटी चाहिए, आपको बाकी बाकी जो स्टाफ है वो चाहिए रेलवे सेक्टर के लिए, तो उन लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, तो इकॉनमी में एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा इस चीज़ से। दूसरा ये है कि इससे प्रोडक्शन बढ़ेगी। देखिए, आप इससे इससे इंडस्ट्रियल सेक्टर को भी फ़ायदा मिलेगा गुड्स ट्रांसपोर्ट करने में, तो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट्स होंगे इस पे, पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स किस पे? इकॉनमी पे। तो इसके टू फोल्ड इफ़ेक्ट्स होंगे। एक तो इकॉनमी में एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, ठीक है ना, इसमें लोग एम्प्लॉयड होंगे, रोज़गार मिलेगा लोगों को। दूसरा ये कि इससे प्रोडक्शन में भी हेल्प मिलेगी। ये रेलवे सेक्टर की एग्जांपल है। बाकी अगर कोई गवर्नमेंट की फैक्ट्री बनती है, उससे प्रोडक्शन भी बढ़ेगी और उससे एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा। तो चूँकि जो वो टाइम था ना जब ये प्लान बना था, तो उस टाइम पे प्राइवेट सेक्टर की ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं थी, प्राइवेट सेक्टर ज़्यादा डेवलप नहीं था। अगर आज की दौर में आप देखेंगे, आप देखिए प्राइवेट सेक्टर का कितना बोलबाला है। आपके पास इस वक़्त जो फ़ोन में सिम लगी होगी ना, वो एक प्राइवेट कंपनी की होगी, चाहे वो एयरटेल सिम हो, जियो सिम हो, वोडाफ़ोन आइडिया कोई और सिम हो, वो प्राइवेट सेक्टर की होगी मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर की वो बीएसएनएल वगैरह है थोड़ा-सा, लेकिन अगर आप देखेंगे ज़्यादातर आपको प्राइवेट सेक्टर का ही इसमें इन्वेस्टमेंट मिलेगा। किसमें? टेलीकॉम सर्विस में। बाकी सेक्टर्स आप देखिए आजकल प्राइवेट सेक्टर कितना बढ़ चुका है, कितना डेवलप हो चुका है। इतनी डेवलपमेंट आपको नहीं दिखती उस टाइम। कब? जब ये सेकंड 5 ईयर प्लान बना था 1956 में। तब प्राइवेट सेक्टर का इतनी डेवलपमेंट नहीं थी। तो इसलिए जब प्राइवेट सेक्टर बढ़ता नहीं है, देखो आज प्राइवेट सेक्टर बढ़ा है। आज फॉर एग्ज़ाम्पल से यही टेलीकॉम की एग्ज़ाम्पल लेते हैं। आपको टेलीकॉम में कितने लोग आपके एम्प्लॉयड होंगे एयरटेल कंपनी में, आपके जियो कंपनी में कितने लोगों को इसमें एम्प्लॉयमेंट मिली होगी, कितनी प्रोडक्शन इकोनॉमी में बढ़ी होगी। तो ये प्राइवेट सेक्टर का कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स दीज थिंग्स, टुवर्ड्स किस? टुवर्ड्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एंड टुवर्ड्स प्रोडक्शन इन द इकोनॉमी। तो उस टाइम ये प्राइवेट सेक्टर का इतना डेवलपमेंट नहीं था। तो इसलिए एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने के लिए क्या किया गया कि गवर्नमेंट सेक्टर इतनी स्ट्रांग हो, कुछ पब्लिक सेक्टर्स इतने स्ट्रांग हो कि एम्प्लॉयमेंट बढ़े और प्रोडक्शन इकोनॉमी में बढ़े। तो ये किया गया था, ये 2 चीज़ें थी जो कि नेहरू महलानोबिस प्लान के पार्ट थे। कौन-सा? पहला ये था कि कुछ हेवी इंडस्ट्रीज़ बनाई जाएँ ताकि एम्प्लॉयमेंट बढ़े, प्रोडक्शन बढ़े। दूसरा, एक स्ट्रांग पब्लिक सेक्टर बनाया जाए, गवर्नमेंट के कुछ ऐसे सेक्टर्स बनाए जाएँ जिससे क्या होगा, आपकी लॉन्ग रन इकोनॉमिक ग्रोथ हो, आपका एम्प्लॉयमेंट बढ़े और आपकी नेशनल इनकम बढ़े, यानी कि प्रोडक्शन बढ़े, ठीक है? तो ये थे नेहरू महलानोबिस प्लान के 2 पॉइंट्स। उसके बाद इस प्लान का प्राइम फोकस क्या था? देखिए, प्लानर्स ने देखा कि पहले प्लान में हमने सक्सेस हासिल की, हमने जो टारगेट्स रखे थे वो हमने अचीव कर लिए। हमने चाहा था कि हमारी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ जाए, उसमें डेवलपमेंट हो ताकि हम सेल्फ सफिशिएंट हो फूड प्रोडक्शन में। तो उस चीज़ में हम कामयाब हुए, हमने एग्रीकल्चर सेक्टर को अच्छा खासा डेवलप किया। तो अब क्या है, अब दूसरे सेक्टर पे हमें फ़ोकस करने की ज़रूरत है और वो दूसरा सेक्टर है इंडस्ट्रियल सेक्टर। क्योंकि एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट तभी पॉसिबल होता है जब आप सारे सेक्टर्स को साथ लेकर चलते हैं। कोई सेक्टर पीछे नहीं रहना चाहिए, या जिस तरीके से हम देखते हैं कि कोई रीजन पीछे नहीं रहना चाहिए, इसी तरीके से कोई सेक्टर आपकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट में पीछे नहीं रहना चाहिए। तो अब एग्रीकल्चर सेक्टर में कुछ डेवलपमेंट हुई थी, अब इंडस्ट्रियलाइज़ेशन पे फ़ोकस करने की ज़रूरत थी। तो इस प्लान का जो फोकस था दैट वाज रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन टू प्रमोट सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी। दूसरा क्या था कि सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी को प्रमोट किया जाए। यानी सोशलिज्म आपने देखा होगा, जब हमने पढ़े थे इकोनॉमिक सिस्टम्स, टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम्स हमने देखे थे। कौन से टाइप्स होते हैं? हमारे पास कैपिटलिज्म होता है, सोशलिज्म होता है, हमारी मिक्स्ड इकोनॉमी होती है। तो सोशलिज्म में क्या होता है कि गवर्नमेंट सेक्टर का ज़्यादा रोल होता है इकोनॉमिक डिसीजंस लेने में। तो दूसरे प्लान का भी यही फ़ोकस था कि पब्लि ये जो सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी है,
इसको प्रमोट किया जाए, क्योंकि मैंने जैसे बोला प्राइवेट सेक्टर का उतना उस वक्त से नहीं था, तो इसलिए सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी ही बेहतर रहेगी उस वक्त के हालात को देखते हुए। उसके बाद इसकी टारगेटेड ग्रोथ रेट क्या थी? दैट वाज 4.5% और अचीव्ड ग्रोथ रेट इतनी थी। तो टारगेट इतना किया गया था, तो अचीव इतना, इसको भी हम सक्सेस ही कहेंगे। अब थोड़ा सा लेस है अचीव्ड ग्रोथ रेट, लेकिन मोर और लेस हम इसको सक्सेस कहेंगे कि जितने टारगेट्स रखे गए थे उनको मोर और लेस अचीव किया गया था सेकेंड प्लान में। तो आते हैं थर्ड प्लान पे। थर्ड प्लान का टाइम पीरियड था 1961 से लेके 1966 तक। इसका फोकस एरिया क्या था? सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन्स। ठीक है, फूड ग्रेन्स में हम सेल्फ सफिशिएंट हो ताकि हम दूसरी कंट्रीज पे डिपेंडेंट ना रहें। जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी, ये कुछ और फोकस एरियाज थे। अब जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा वही आपको याद रखने की ज़रूरत है, ठीक है ना। पहला प्लान पढ़ने की ज़रूरत है क्योंकि पहला हमेशा इंपॉर्टेंट होता है ना। फर्स्ट इन वर्ल्ड, फर्स्ट इन, जैसे आप देखते हो फर्स्ट इन वर्ल्ड, फर्स्ट इन दिस स्टेट, फर्स्ट इन गेम्स वगैरह, तो उसी तरीके से पहला प्लान भी इंपॉर्टेंट है। दूसरे अब कुछ कुछ बाकी प्लान्स में भी इंपॉर्टेंट है, वो भी हम देखेंगे। जैसे दूसरे प्लान में हमने क्या देखा था कि इस प्लान का दूसरा नाम क्या था? नेहरू महलानोबिस प्लान, क्योंकि ये इन्हीं के मॉडल पे बेस्ड था। अब इस मॉडल के 2 पॉइंट्स क्या थे, क्या फोकस एरियाज थे, या दूसरे प्लान का कौन सा सेक्टर था फोकस सेक्टर, तो वो कौन सा था? इंडस्ट्रियल सेक्टर। तो ये चीज़ें कुछ इंपॉर्टेंट है जो याद रखने की ज़रूरत है। थर्ड प्लान में कुछ खास है नहीं, हाँ ये है कि सेल्फ सफिशिएंसी, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन्स और फूड ग्रेन्स प्रोडक्शन, ये फोकस एरिया था इस चीज़ का। हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ थर्ड प्लान का ये है कि ये प्लान एक फेलियर था। इस प्लान में सक्सेस हासिल नहीं की गई थी। क्यों? क्योंकि उसके कुछ रीज़न्स थे। पहला रीज़न, फेमाइन 1965-66 में भूखमारी बहुत हुई थी, प्रोडक्शन ऑफ फूड बहुत कम हुआ था, फूड अवेलेबिलिटी, फूड की बहुत शॉर्टेज हुई थी उस टाइम। तो क्योंकि ड्रॉट की वजह से ये चीज़ें हुई थी, तो ये जो फेमाइन था, दिस वाज़ वर्स्ट इन 100 ईयर्स, 100 सालों का ये सबसे बदतरीन फेमाइन था, 1965 और 66 का जो फेमाइन था। उसके बाद दूसरा रीज़न क्या बना इसके फेलियर का? दैट वाज इंडो चाइना वार। इंडिया और चाइना का जो वार हुआ था 1962 में, वो दूसरा रीज़न बना, और इंडो पाक वार ऑफ 1965। तो ये 3 रीज़न्स बने थर्ड प्लान के फेलियर के लिए। जो डेवलपमेंटल पर्पसेस के लिए रिसोर्सेज जाने थे वो कहाँ गए? वार की जो एक्सपेंसेस है उनको कवर करने के लिए, और जो फेमाइन की वजह से जो डिस्ट्रक्शन हुई, जो डेथ्स हुई, उनको कवर करने के लिए जो रिसोर्सेज थे वो इन सेक्टर्स में लगे, ना कि डेवलपमेंटल पर्पसेस के लिए। तो इस वजह से थर्ड प्लान एक फेलियर था। इसमें टारगेट किया गया था 5.6% ऑफ ग्रोथ जीडीपी में, तो अचीव कितना गया किया गया? दैट वाज 2.8%। तो इसको एक फेलियर कहा जाता है, और फेलियर के रीजंस ये 3 थे। ठीक, तो अब थर्ड प्लान के फेल होने की वजह से क्या हुआ? जो फोर्थ प्लान आना था वो थोड़ा डिले हो गया, वो पोस्टपोन हो गया कुछ साल। अब इकोनॉमिस्ट्स ने सोचा कि कुछ सेक्टर्स जो थर्ड प्लान के फेल होने से कुछ सेक्टर्स स्टक हो गए थे, उनकी प्रोडक्शन स्टैग्नेंट हो गई थी, यानी कि वो रुक गए थे, उनमें प्रोडक्शन नहीं हो पा रही थी। तो उस चीज़ को काउंटर करने के लिए प्लानर्स ने क्या सोचा? उन्होंने सोचा कि हम जो फोर्थ प्लान है उसको थोड़ा पोस्टपोन करके कुछ एनुअल प्लान्स लाते हैं। तो वो एनुअल प्लान्स किस टाइम में लाए गए थे? वो लाए गए थे 1966 और 69 के बीच में। ठीक, तो ये जो प्लान है, ये जो टाइम पीरियड है 66 और 69 के बीच का टाइम पीरियड, इसको कुछ इकोनॉमिस्ट्स ने नाम दिया प्लान हॉलीडे, क्योंकि जो इकोनॉमिक प्लान्स बनते थे 5 ईयर प्लान्स वो इस टाइम पे नहीं बने, इसलिए इसको बोला गया प्लान हॉलीडे। ठीक, तो ड्यू टू द फेलियर ऑफ थर्ड प्लान द प्रोडक्शन इन वेरियस सेक्टर्स बिकेम स्टैग्नेंट, 3 एनुअल प्लान्स वेयर इम्प्लीमेंटेड। ठीक है ना, 3 एनुअल प्लान्स लाए गए। इन 1966 गवर्नमेंट डिक्लेयर द डिवैल्यूएशन ऑफ रुपी। फिर 1966 में क्या किया गया? रुपी को डिवैल्यू किया गया ताकि हमारा एक्सपोर्ट सेक्टर जो है वो बढ़ जाए, एक्सपोर्ट्स में इंक्रीमेंट हो, एक्सपोर्ट्स इंक्रीज हो। अब डिवैल्यूएशन ऑफ रुपी क्या होता है और डिवैल्यूएशन ऑफ रुपी से एक्सपोर्ट्स कैसे बढ़ते हैं, ये थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। चलिए, सबसे पहले देखते हैं डिवैल्यूएशन क्या होता है, डिवैल्यूएशन ऑफ रुपी। आपने सुना होगा कि रुपी का वैल्यू कम हो रहा है या बढ़ रहा है, तो इसका मतलब क्या होता है? रुपी का वैल्यू कम हो रहा है, इसका मतलब क्या होता है? कम किस चीज़ के अगेंस्ट हो रहा है? देखिए, जब भी हम कहेंगे ना रुपी का वैल्यू कम हो रहा है, तो इसका मतलब होता है कि रुपी का वैल्यू डॉलर के मुकाबले में कम हो रहा है, क्योंकि डॉलर इस टाइम जो है वो इंटरनेशनल करेंसी है। जब रुपी का वैल्यू डॉलर के मुकाबले में कम होगा, ये ऑब्वियसली बाकी करेंसीज के मुकाबले में भी कम होगा, लेकिन
व्हाट डू वी मीन बाय इट इज़ कि डायरेक्टली ये किस चीज़ से लिंक किया जाता है, डॉलर से के साथ, ठीक है ना। रुपी का वैल्यू डॉलर के मुकाबले में कम हुआ। अब देखिए, अब रुपी के वैल्यू, जो रुपी का वैल्यू गिरता है, इसके दो टाइप्स हैं। एक होता है डिवैल्यूएशन, ठीक है, एक होता है डिवैल्यूएशन, दूसरा होता है डेप्रिसिएशन। दोनों होते हैं तब जब रुपी का वैल्यू कम होता है। एक को बोलते हैं डिवैल्यूएशन भी, उसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन भी, लेकिन ये दो डिफरेंट टर्म्स हैं। डिवैल्यूएशन तब हम कहते हैं जब रुपी का वैल्यू गिराया जाता है डिलिबरेटली गवर्नमेंट की तरफ से। जब गवर्नमेंट अपनी करेंसी का वैल्यू डॉलर के मुकाबले में या इंटरनेशनल करेंसी के मुकाबले में कम करे, उसको बोलते हैं डिवैल्यूएशन। दूसरा होता है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन होता है जब वैल्यू रुपी का गिर जाए। क्यों? क्योंकि रुपी की डिमांड मार्केट में कम है, ठीक है ना। फॉरेन मार्केट में रुपी की डिमांड कम है, इस वजह से अगर आपकी रुपी का वैल्यू कम हो रहा है तो इसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन। तो ये डेलिबरेटली नहीं होता है, ये मार्केट फोर्सेस की वजह से होता है, और ये जो होता है ये डेलिबरेटली होता है, गवर्नमेंट करती है। अब आप सोच रहे होंगे कि गवर्नमेंट अपनी करेंसी का वैल्यू कम क्यों करेगी, ठीक है ना। ऐसा लग रहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, गवर्नमेंट अपनी वैल्यू, अपनी करेंसी का वैल्यू बढ़ानी चाहिए, कम नहीं करनी चाहिए। अब देखिए ऐसा क्यों किया जाता है। देखिए, मान लीजिए आपके पास यूएस का एक बिजनेसमैन है और इंडिया का एक सेक्टर है, ठीक है। इंडिया में किसी चीज़ की प्रोडक्शन हो रही है और यूएस का बिजनेस पर्सन जो है वो चाहता है कि इंडिया के प्रोडक्ट को खरीदे। इंडिया में किसी चीज़ की प्रोडक्शन हो रही है, से फॉर एग्जांपल आलू है, ठीक है ना। यहाँ से ये जो बंदा है ना, ये यहाँ से एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट आलू खरीदना चाहता है, यूएस का बिजनेस पर्सन, ठीक है। अब ये डायरेक्टली डॉलर से नहीं खरीद सकता, इसके पास डॉलर्स हैं, ये डॉलर ला के इधर आलू नहीं खरीद सकता। इसको पहले डॉलर को कन्वर्ट करना पड़ेगा इंडियन करेंसी में, यानी कि रुपी में, तब जाके रुपी से ये खरीद पाएगा आलू को, ठीक है। अब चलिए हम मान लेते हैं कि अब ये डॉलर से कितने रुपए खरीद पाएगा, उसको बोलते हैं हम एक्सचेंज रेट। डॉलर के बदले में कितने रुपए मिलेंगे, वो एक्सचेंज रेट कहलाता है। हम मान के चलते हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स का जो डॉलर है, ठीक है ना, यूनाइटेड स्टेट्स का डॉलर है, इसके बदले में 1 रुपया मिलता है। ये रेट है 1:1, ठीक है ना। ये एज्यूम करते हैं हम, ऐसा है नहीं बट हम एज्यूम करते हैं कि $1 के बदले में इसको 1 रुपया मिलता है। अब हम मान के चलते हैं कि आलू का जो प्राइस है दैट इज, हम लेते हैं इसका प्राइस 10 रुपीज़ है। 10 रुपये इंडिया में जो है आलू का प्राइस है, आलू का एक यूनिट, हम केजीज वेजीज की बात नहीं करेंगे, हम सिंपली एक यूनिट उठाएंगे आलू का, इसका प्राइस है 10 रुपीज़। अब यूएस का बिजनेस पर्सन जो है आलू को खरीदना चाहेगा, ठीक है ना। तो इसको क्या करना पड़ेगा, इसको पहले रुपए खरीदने होंगे अपने डॉलर्स से, ठीक है ना। तो अब रेट क्या है, 1:1, $1 के बदले में 1 रुपया मिलता है। 1 मिनट, इसको थोड़ा ही करते हैं इरेज। अब $1 के बदले में इसको 1 रुपया मिलेगा, ठीक है ना। लेकिन इसको कितने रुपए चाहिए, 10 रुपए। तो इसको कितने डॉलर डॉलर खर्च करने पड़ेंगे, $10। तो $10 से खर्च करेगा, उससे उसको 10 रुपीज़ मिलेंगे। 10 रुपीज़ से ये एक आलू खरीद पाएगा, ठीक है ना। एक आलू ये खरीद पाएगा, तो इसको कितना खर्च करना पड़ा, $10, ठीक है ना। अब मान लीजिए गवर्नमेंट ने, इंडियन गवर्नमेंट ने जो रुपए है इसका वैल्यू कम कर दिया, ठीक है ना। इसका जितना वैल्यू था उसका हाफ कर दिया। अगर इससे पहले 1:1 था, $1 के बदले में, 1 मिनट, अगर इससे पहले आपको, वेट, अगर इससे पहले आपको $1 में 1 रुपया मिलता था, गवर्नमेंट ने अब क्या किया, इसने करेंसी को डिवैल्यू किया, अपनी करेंसी का वैल्यू इंडियन गवर्नमेंट ने कम कर दिया, ठीक है। अब $1 के, अब आपको अगर 1 रुपया चाहिए, सॉरी, अब $1 के बदले में आपको 2 रुपये मिलेंगे, क्योंकि रुपए का वैल्यू गिरा, ठीक है। $1 के बदले में अब 2 रुपये आपको मिलते हैं। अब लीजिए यही एग्जाम्पल, अब यही यूनाइटेड स्टेट्स का बिजनेस पर्सन इंडिया से आलू खरीदना चाहता है, आलू का कीमत सेम यही है 10 रुपीज़। अब इसको कितने डॉलर्स के, अब इसको रुपए कितने चाहिए, पहले 10 रुपये, क्योंकि 10 रुपये में आलू मिलेगा। लेकिन 10 रुपये खरीदने के लिए इसको कितने डॉलर्स चाहिए, इससे पहले $10 चाहिए थे, क्योंकि 1:1 था,
जो एक्सचेंज रेट था दैट वाज 1 यूएस डॉलर, 1 के बदले में आपको 1 रुपये मिलता था, लेकिन अब आपको 1 डॉलर के बदले में 2 रुपये मिलेंगे। तो अब इसको कितने डॉलर्स खर्च करने पड़ेंगे? 2.5 डॉलर्स, सॉरी, इसको 5 डॉलर्स खर्च करने पड़ेंगे। 5 डॉलर से इसको 10 रुपीज़ मिलेंगे और 10 रुपीज़ से इसको एक आलू मिलेगा, ठीक है। तो पहली वाली सिचुएशन में इसने 10 डॉलर्स खर्च किए थे, इस सिचुएशन में इसने 5 डॉलर्स खर्च किए। तो अब डिवैल्यूएशन से क्या हुआ, इंडियन करेंसी के गिरने से क्या हुआ, जो यूएस का बिजनेस पर्सन है इसके लिए जो आलू है ये सस्ता पड़ गया, अब इसको 5 ही डॉलर्स खर्च करने पड़ रहे हैं। तो ये एग्जाम्पल थी एक इंडिविजुअल बिजनेस पर्सन की, लेकिन ये तो अब सारे लोगों के जो फॉरेनर्स हैं उनके लिए है। उन सब को इंडियन प्रोडक्ट्स अब सस्ते पड़ जाएंगे। प्रोडक्ट्स डायरेक्टली सस्ते नहीं पड़ते हैं, इनको सस्ती पड़ती है इंडियन करेंसी, करेंसी से फिर ये तो इनको अपने डॉलर्स कम खर्चने पड़ रहे हैं, ठीक है। तो अब इनडायरेक्टली जो है आलू का प्राइस इनके लिए कम हो रहा है। तो आपको पता है इकोनॉमी में जिस चीज़ का भी प्राइस गिरता है उसकी डिमांड बढ़ती है। तो इंडियन आलू के प्राइस गिरने से क्या होगा, इंडियन आलू की डिमांड बढ़ेगी फॉरेन मार्केट में। तो यही तो चाहती थी गवर्नमेंट कि हमारे प्रोडक्ट की फॉरेन मार्केट में डिमांड बढ़े, तो इससे क्या होगा, एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे। तो हुआ ना, एक्सपोर्ट सेक्टर इंडिया का इससे उसको बूस्ट मिला। तो यही होता है डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी, अपनी करेंसी का वैल्यू कम किया गया, उससे क्या हुआ, फॉरेनर्स को हमारे प्रोडक्ट्स चीपर पड़ गए, सस्ते पड़ गए, तो इसलिए हमारे प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ गई। तो ये होता है डिवैल्यूएशन। तो गवर्नमेंट ने ये क्या किया, अब गवर्नमेंट हमेशा ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि इसको फॉरेन मार्केट में इसके रिपरकशंस होते हैं, इसके रिएक्शंस होते हैं बाकी कंट्री से, ये कभी कभी किया जाता है। तो ये समझाने के लिए मैंने आपको यहाँ पे बताया कि डिवैल्यूएशन कैसे वर्क करती है, कैसे डिवैल्यूएशन से आप अपने टारगेट्स को अचीव करते हैं। यहाँ पे टारगेट क्या है, अपने एक्सपोर्ट सेक्टर को बढ़ाना, ठीक है। तो 1966 में गवर्नमेंट ने क्या किया, अपने रुपये को डिवैल्यू किया। क्यों? क्योंकि हमारे एक्सपोर्ट सेक्टर को बढ़ावा मिले। उसके बाद आता, तो ये था थर्ड प्लान, ये था एनुअल प्लान, सॉरी, थर्ड प्लान फेल हुआ। थर्ड प्लान हमारा फेल हुआ, उसमें जो टारगेटेड रेट थी उससे कम जो है वो अचीव करी गई, और उसमें जो रीजंस थे फेलियर के वो ये थे। तो उसके बाद जो थर्ड प्लान था उसके फेलियर की वजह से कुछ एनुअल प्लान्स लाए गए थे। एनुअल प्लान लाया गया था, प्लान हॉलीडे भी जिसको बोलते हैं। तो उस एनुअल प्लान में क्या किया गया, देखिए उसमें गवर्नमेंट ने एक चीज़ ये भी करी कि डिवैल्यूएशन ऑफ रुपी करी। तो उस डिवैल्यूएशन ऑफ रुपी से क्या हुआ, एक्सपोर्ट सेक्टर को बढ़ावा मिला, ठीक। अब फोर्थ प्लान पे आते हैं। चलिए, फोर्थ प्लान जो है वो इस टाइम पीरियड के लिए बनाया गया था, 1969 से लेके 74 तक के लिए। फोर्थ प्लान का फोकस एरिया क्या था, एक्सेलरेशन ऑफ ग्रोथ, प्राइस स्टेबिलिटी। जो पहले 2 साल थे ना फोर्थ 5 ईयर प्लान के, तो वो उनमें सक्सेस हासिल करी गई। जो फूड ग्रेन्स की प्रोडक्शन थी वो बढ़ गई थी उस टाइम, क्योंकि ग्रीन रेवोल्यूशन आया था इंडिया में। ग्रीन रेवोल्यूशन में क्या किया गया था, एग्रीकल्चर में एडवांसमेंट लाई गई थी, कुछ हाइब्रिड सीड्स लाए गए थे, जो मशीनरी थी वो बढ़ाई गई थी, ट्रैक्टर्स वगैरह उन चीज़ों का इंट्रोडक्शन किया था इकोनॉमी इसमें, एग्रीकल्चर सेक्टर में। तो जिसकी वजह से वीट, स्पेशली वीट की प्रोडक्शन बढ़ी थी। ये ग्रीन रेवोल्यूशन हम अलग से पढ़ेंगे जब हम एग्रीकल्चर पढ़ेंगे। तो ये पहले 2 ईयर्स ऑफ, ये जो फोर्थ 5 ईयर प्लान था इसके 2 सालों में हासिल की गई थी सक्सेस, किस में, फूड ग्रेन प्रोडक्शन में। क्यों? क्योंकि ग्रीन रेवोल्यूशन उस टाइम हुआ था कहाँ पे, इंडिया में। अच्छा जी, उसके बाद टारगेटेड ग्रोथ रेट क्या थी इसकी टारगेटेड ग्रोथ रेट अगर हम देखेंगे दैट वाज 5.7%, लेकिन अचीव कितनी ही करी गई थी, 3.3%। तो ये भी उतना सक्सेसफुल प्लान इसको नहीं कह सकते, क्योंकि टारगेट 5.7 था और अचीव इतना ही किया गया था। उसके बाद आते हैं फिफ्थ 5 ईयर प्लान पे। यहाँ पे ये पॉइंट इंपॉर्टेंट बनता है आपका कि इसको प्रिपेयर किसने किया था डीपी धर ने। इंपॉर्टेंट ये इसलिए है क्योंकि इसका एक फेमस स्लोगन था, गरीबी हटाओ। ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी गया है कि गरीबी हटाओ किस प्लान का जो है स्लोगन था, ठीक है ना। गरीबी हटाओ वाज द स्लोगन ऑफ विच प्लान, आपको क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है, तो ये याद रखिएगा, ये फिफ्थ प्लान का स्लोगन था। अटेनमेंट ऑफ सेल्फ रिलायंस, ये भी फोकस था कि हम जो है सेल्फ डिपेंडेंट हो। फिफ्थ प्लान टर्मिनेट किया गया था 1 साल पहले ही,
5 साल के लिए प्लान बना था, लेकिन ये 4 सालों में ही इसको टर्मिनेट किया गया था, क्योंकि सेंटर में जो गवर्नमेंट है वो चेंज हो गई थी। सेंट्रल गवर्नमेंट चेंज हो गई थी। अब जो नई गवर्नमेंट आई थी, जनता गवर्नमेंट, उन्होंने क्या किया कि जो पिछली गवर्नमेंट का 5 ईयर प्लान था, उसको 1 साल पहले ही टर्मिनेट किया, ताकि हम अपना प्लान लाएँ, ठीक है ना? तो इसलिए इसको पहले ही टर्मिनेट किया गया था। तो इसको 1978 में टर्मिनेट किया गया था, जबकि ये 1979 में टर्मिनेट होना था। इसका टारगेटेड ग्रोथ रेट कितना था? 4.4, और अचीव कितना किया गया था? 4.8%। तो ये एक सक्सेसफुल प्लान था। तो उसके बाद क्या किया, जो जनता गवर्नमेंट थी, उन्होंने उसके बाद जब फिफ्थ प्लान को इन्होंने 1 साल पहले ही टर्मिनेट किया, उसके बाद उन्होंने रोलिंग प्लान लाया, ठीक है ना? रोलिंग प्लान क्या होता है, देखिए। Rolling plan is a plan in which every year the performance of the plan is assessed and a new plan is made next year based on this assessment. इसमें क्या किया जाता है, प्लान बनाया जाता है। 1 साल के लिए पहले प्लान बनाया जाता है, फिर 1 साल बाद असेस किया जाता है कि जो हमने लास्ट ईयर प्लान बनाया था, क्या हमने इस 1 साल में सक्सेस हासिल करी है, कहाँ पे कमी रह गई, इन सारी चीज़ों को असेस किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट ईयर के लिए उसी हिसाब से प्लान बनाया जाता है कि हमें कौन-सी चीज़ों में मॉडिफ़िकेशन करने की ज़रूरत है। अगर हम लास्ट प्लान में फ़ेल हुए तो क्यों हुए? तो इन लेसन्स को लर्न करके हम नेक्स्ट ईयर के लिए प्लान बनाते हैं। और इस प्लान में क्या किया, इसको फ्लेक्सिबल प्लान, ये एक फ्लेक्सिबल प्लान है। फ्लेक्सिबल इसलिए क्योंकि हम हर साल इसको चेंज करते हैं। 5 ईयर प्लान आपका 5 सालों के लिए बनता है ना, तो 5 साल बाद आप देखेंगे कि नेक्स्ट 5 ईयर के लिए क्या होगा। यहाँ पे आप हर साल देखते हैं कि क्या सक्सेसेस रहीं, कौन-सी चीज़ों में हमने चेंज करने की ज़रूरत है, मॉडिफ़ाई करने की ज़रूरत है। तो इसलिए ये फ्लेक्सिबल प्लान है। बोथ द एलोकेशन एंड टारगेट्स आर रिवाइज्ड एवरी ईयर। इसमें क्या है, एलोकेशन और टारगेट्स दोनों रिवाइज की जाती है। एलोकेशन क्या है कि आप कितने फंड्स इस प्लान के लिए एलोकेट करते हैं, ठीक है ना? आप 1 साल के लिए प्लान बनाते हैं, इसके लिए आप फंड्स भी एलोकेट करोगे कि इतने फंड्स हम लगाएँगे। अब अगर आपको लगता है कि ये फंड्स कम है या ज़्यादा है, तो दूसरे प्लान में आप उनको भी चेंज कर सकते हैं, जो दूसरे साल के लिए आप प्लान बनाओगे। उस और टारगेट्स को भी रिवाइज़ किया जाता है। अगर आपको लगता है कि कोई टारगेट है, इसको चेंज करने की ज़रूरत है, वो भी आप करते हैं नेक्स्ट ईयर में। किस प्लान में? रोलिंग प्लान में। तो ये एक फ्लेक्सिबल प्लान है। इसको कब लाया गया था? इसको जनता गवर्नमेंट ने, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि इसको किसने लाया था? जनता गवर्नमेंट ने। जनता गवर्नमेंट को हेड कौन करता था? मोरारजी देसाई जी। इन 1978 में इस रोलिंग प्लान को लाया गया था। किस प्लान के बाद? फिफ्थ प्लान के बाद। क्यों? क्योंकि फिफ्थ प्लान को जनता गवर्नमेंट ने 1 साल पहले ही टर्मिनेट किया था। ठीक है? तो ये था आपका रोलिंग प्लान। तो ये थी 5 जो 5 ईयर प्लान्स थे, इनकी स्टोरी, और बीच में क्या-क्या हुआ, कुछ प्लान सक्सेसफुल नहीं हो पाए, उसके बाद क्या किया गया, तो ये सारी चीज़ें आपने यहाँ तक देख ली। ठीक है? तो इसके बाद हम देखेंगे बाकी प्लान्स का क्या सीन था, वो हम इंशाल्लाह अगले लेक्चर्स में देखेंगे। ठीक है? सो तब तक के लिए टेक केयर।